हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटा माइंड्स, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो या तो आप गुड्स में डील करते होंगे या सर्विसेज में डील करते होंगे। तो दोनों ही सिनेरियो में आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो जीएसटी होता है। जीएसटी में हमें जो टैक्स पेमेंट होती है या फिर हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है गवर्नमेंट को, वो हम देते हैं थ्रू आवर रिटर्न्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न्स के बारे में कि आपको कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जैसे कि जीएसटीआर 1, 2A, 2B, 3B, QRMT स्कीम, इफ फैसिलिटी, सहज, सुगम या फिर कहें न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जीएसटीआर 1A। हम इस वीडियो में ये सारे के सारे रिटर्न्स को थ्योरी के साथ ही साथ में उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। मैंने ये सारी के सारे रिटर्न्स आपको विद एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है सो दैट आपको वो खुद के ऊपर अप्लाई करना भी समझ आए एंड साथ में उसको समझने का थोड़ा लेवल इजी हो जाए। हम लोग यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल विजुअल्स भी देखेंगे बीच बीच में सो दैट आपको ये चीज़ समझ आए कि पोर्टल पे कोई चीज़ कहाँ मिलती है, कैसे अपलोड की जाती है, पोर्टल पे हम लोग काम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है, क्योंकि एंड में ही हम लोग जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हमारी जो जीएसटीआर रिटर्न 1A है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ में मैं आपको कहूँगी कि हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर रिटर्न के बारे में जानना हो तो पिन कमेंट में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे जंप कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक। हम लोग इस वीडियो में फुल फ्लेज सीखने वाले हैं सभी रिटर्न्स के बारे में। तो चलिए से शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। रिटर्न्स पे बढ़ने से पहले हमें थोड़े से बिजनेस के फंडा क्लियर करने होंगे। बिजनेस के अगर हम लोगों को बेसिक्स क्लियर होंगे तो रिटर्न्स ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगी, उससे एप्लीकेशन समझ आने लग जाएगा। तो चलिए वो देखते हैं। पूरे वीडियो में मैं एक सिनेरियो का यूज़ करने वाली हूँ। एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि आप राजू हैं, मैं राजू हूँ, आप राजू हैं, ठीक है, और हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं शूज़ का, और हम लोगों को वो शूज़ कहीं से लेने भी पड़ेंगे, किसी से इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, तभी तो हम सेल कर पाएंगे। तो हम जिनसे इन्वेंट्री लेते हैं वो हमारे जो सप्लायर हैं वो है मिस्टर गोपीचंद। अब देखिए हमारे बीच में बिज़नेस हो रहा है, गोपीचंद और राजू के बीच में बिज़नेस हो रहा है। तो उसके बीच में कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हुई? 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हुई, एक बायर है और एक सेलर है। I am the buyer in this scenario, Raju is the buyer in this scenario and Gopichand is the supplier of this scenario। ठीक उसी तरीके से जब मेरे पास इन्वेंट्री आ जाती है, मतलब राजू के पास इन्वेंट्री आ जाती है, तो वो सेल करता है मिस प्रिया को। प्रिया उसकी कस्टमर है। तो अगर मेरे और प्रिया के बीच का सिनेरियो देखेंगे, नाउ आई एम द सप्लायर एंड प्रिया इज़ द बायर। तो आप हमेशा देखेंगे जितने भी बिजनेस के सिनेरियोज होते हैं उसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज़ बायर एंड द सेकेंड वन इज़ सेलर। बायर वो होता है जो चीज़ों को खरीद रहा होता है, दैट मीन्स परचेज कर रहा होता है, एंड सेलर वो होगा जो चीज़ों को बेच रहा होता है, दैट इज सेल कर रहा है, राइट। पहली चीज़ हमने यहाँ कंप्लीट करनी है। दूसरा बेसिक के बारे में अगर बात करूँ तो वो है कि हम लोग रिटर्न्स के थ्रू गवर्नमेंट को बताते क्या हैं। हम लोग इसको 2 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन एंड द सेकेंड इज़ टैक्स पेमेंट। गवर्नमेंट को हमसे पेमेंट चाहिए, लेकिन सिर्फ पेमेंट नहीं, हमसे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि हम लोग क्या कितना सेल कर रहे हैं, कितना बाय कर रहे हैं, कितना हमारा टेक्निकली हमारा हक है उन्हें टैक्स देने का, एंड देन वो हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। उनका ऐसा नहीं होता कि इतना टैक्स बनाए तो डायरेक्टली दे दो, नो, दे वॉन्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि हम लोग जो गवर्नमेंट को बताते हैं वो 2 चीज़ बताते हैं। फर्स्ट इज़ इन्फॉर्मेशन एंड द सेकेंड वन इज़ टैक्स का पेमेंट। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इन्फॉर्मेशन को भी अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, वो है
कि देखिए बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं, बिज़नेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस के बारे में बता रहे हैं और उस पे जनरेट होने वाली जीएसटी को हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करने वाले हैं। तो हमें यहाँ जो पेमेंट करनी है उससे रिलेटेड हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई, दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई। एक तो वो जो मेरे पास जो मैं खरीदती हूँ, दैट मीन्स जो मैंने गोपीचंद से ख़रीदा है, दैट मीन्स जो मैंने परचेज़ किया है वो वाला इन्फॉर्मेशन, और एक वो जो मैं मिस प्रिया को सेल करती हूँ, जो मैं उसको डिलीवर करती हूँ, जो मैं उससे जीएसटी कलेक्ट करती हूँ, एक मेरे पास वो सारा इन्फॉर्मेशन है। दैट मीन्स मैं जो सेल करती हूँ, तो इन्फॉर्मेशन के भी दो पार्ट्स हो गए, एक वो जो आप परचेज़ करते हो और दूसरा वो जो आप सेल करते हो। तो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है परचेज़ की, सेल की, एंड साथ में उनके बेसिस पे फिर आपको करना है टैक्स का पेमेंट। तो 3 रिटर्न आपको समझ आया। अलग अलग रिटर्न्स में हम लोग इन्फॉर्मेशन को देंगे, एक में हम परचेज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे, एक में हम सेल की इन्फॉर्मेशन देंगे और एक में जाके कहीं टैक्स का पेमेंट करेंगे। इसके अलावा भी कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि रिटर्न्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो जब हम रिटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसी में ही इन्वॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम रिटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं। आती है GSTR 1 की, जो कि एक मैंडेटरी जीएसटी रिटर्न है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको GSTR फाइल करनी ही करनी है। हाँ, ये ज़रूर उसमें ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप उसे मंथली फ़ाइल करना चाहते हैं या क्वार्टरली फ़ाइल करना चाहते हैं। अगर आपका जो टर्नओवर है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का, देखिए अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है। अगर आपका जो टर्नओवर है 2023-2024 में 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको मंथली मैंडेटरी हो जाता है, तब आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप क्वार्टरली भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको मंथली फाइलिंग करनी है या क्वार्टरली फाइलिंग करनी है। ये ऑप्शंस हैं, मैंडेटरी नहीं है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस पे जाना चाहते हैं। तो पहली चीज़ कि ये जो एप्लीकेबल होती है वो गुड्स और सर्विसेज पे, दोनों पे एप्लीकेबल होती है। दूसरी चीज़, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मंथली जाना चाहते हैं या क्वार्टरली जाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ कि हम लोग ये इसमें करते क्या हैं, क्या टैक्स का पेमेंट करते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना, 2 चीज़ों में डिवाइड किया था। तो GSTR 1 इज़ ऑल अबाउट गिविंग इन्फॉर्मेशन। हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए इसको फाइल करते हैं और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन किसकी दी जाती है, सेल्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जिस भी मंथ में आपने पूरा कंप्लीट जितना भी सेल किया होगा वो सारा का सारा आपको वहाँ पे रिकॉर्ड करवाना होता है, वो सारा का सारा वहाँ अपलोड करना होता है। कैसे होगा, देखिए, मान के देखिए आप राजू हैं, शूज़ का बिज़नेस है, ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, अप्रैल 2024 की बात कर रही हूँ। तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक उसने जितनी भी सेल की होगी ना, वो जाकर उसे पोर्टल पर वहाँ पे एक एक इन्वॉइस अपलोड करना होगा। इन्वॉइस अपलोड के लिए वहाँ ऑप्शन होता है, वहाँ वो जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन का GST नंबर डालेगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देन वो बताएगा कि उसने क्या क्या उसको सेल किया है और किसी पर्टिकुलर आइटम पे कितना कितना GST लगता है, वो ऑटो कैलकुलेट वहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन देते हो पोर्टल के ऊपर। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है कि हम यहाँ पे कौन कौन से इन्वॉइसेस डालते हैं। बेसिकली हम हो सकता है बहुत तरीके की सेल करते हों, जैसे हम ई-कॉमर्स से भी करते हों, हम ऑफलाइन पैटर्न से भी कर रहे हैं, हम रजिस्टर्ड पर्सन को भी देते हैं, हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी देते हैं। कुछ लोगों को हमने डेबिट नोट इशू किया है, कुछ लोगों को हमने क्रेडिट नोट इशू किया है। तो बहुत टाइप के इन्वॉइसेस आपके बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको सभी टाइप के इन्वॉइसेस एक एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर अपलोड करना होता है। वो आपको जब हम प्रैक्टिकल विजुअल्स दिखाएंगे उसमें आपको समझ आएगा कि कैसे आपके पास सभी पर्टिकुलर इन्वॉइसेस के लिए बॉक्सेस बने हुए हैं। वहाँ पे जाके डेबिट नोट का अलग, क्रेडिट नोट का अलग, B2B का अलग, B2C का अलग। B2B का मतलब होता है जब आप कुछ भी सेल करते हो टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, एंड B2C जब आप कुछ सेल करते हो टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, दैट मीन्स बायर टू कस्टमर। B2B मतलब बायर टू बायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा कि हम सेल का इन्फॉर्मेशन देते हैं। सेल मतलब क्या, सारी टाइप का सेल, चाहे आपका रजिस्टर्ड हुआ, अनरजिस्टर्ड हुआ, ई-कॉमर्स के थ्रू हुआ, या फिर आपका डेबिट नोट हुए, क्रेडिट नोट हुए,
किसी भी टाइप का जो सेल है वो सारा का सारा आप इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाले हैं। बात आती है कि ड्यू डेट क्या है इसकी, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो देनी है लेकिन कब देनी है और कब तक देनी है। देखिए राजू का जो अप्रैल का रिटर्न है वो जाएगा मई में। हम लोग देखिए हमें इन्फॉर्मेशन देनी है 1 से लेकर 30 तक का, तो क्या हम उसी मंथ में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? आंसर इज़ नो, नहीं दे सकते हैं। हम नेक्स्ट मंथ में ही तो पीछे वाले मंथ का सारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसीलिए जो आपको रिटर्न फाइल करनी होती है वो नेक्स्ट मंथ में फाइल करनी होती है, और आपका जो GSTR 1 का ड्यू डेट है वो है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दैट मीन्स अगर आप अप्रैल की बात करेंगे तो 11th ऑफ मई से पहले पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन जाकर पोर्टल पे अपलोड कर देनी है। तब आपको जैसे ही आप उसे सबमिट कर देंगे समझ आएगा कि आपने GSTR 1 को फाइल कर दिया है। तो ये थी उसकी ड्यू डेट 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, जिसको 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ भी बोलते हैं। साथ ही साथ में जैसा मैंने इसमें बोला था कि मंथली एंड क्वार्टरली जा सकते हैं। अभी जो मैं आपको सिनेरियो बता रही हूँ वो मंथली सिनेरियो बता रही हूँ। क्वार्टरली सिनेरियो होता है QRMP स्कीम विच इज़ क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, जो कि उसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि हमें क्वार्टरली तो रिटर्न भरना है और पेमेंट मंथली करना है। लेकिन हम इस स्कीम के बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग नॉर्मल सिनेरियो में देखेंगे कि जब जर्नली हम मंथली फाइल करते हैं और उसके बाद हम कैसे टैक्स पेमेंट की तरफ जाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास आती है GSTR 2A। 2A एंड 2B दो टाइप की हमारे पास रिटर्न्स आती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट हुम। देखिए GSTR 1 में हमने इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया? सेल के बारे में दिया। अभी हमें एक और एक्सपेक्ट बच जाता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो टैक्स पेमेंट की बारी आएगी। अब जो हमारे पास एक्सपेक्ट आएगा वो कौन सा होगा जाएगा? परचेज़ का। तो बेसिकली जो 2A है वो परचेज़ का है एंड 2B है वो भी परचेज़ का है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज़ की इन्फॉर्मेशन आप कभी भी खुद से नहीं देते। आपका परचेज़ किसी और का सेल है, राइट? तो किसी और ने जब GSTR 1 फाइल किया होगा, उसने अपनी सेल की इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो आपका GST नंबर डाला होगा। आपका GST नंबर से ऑलरेडी वहाँ पे एक सेल दिख रही है तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए परचेज़ हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके 2A में शो करने लग जाएगी। तो 2A कभी भी आप खुद से फाइल नहीं करते हैं, ये ऑटो जनरेटेड कह सकते हो या ऑटो पॉपुलेटेड कह सकते हो। उस टाइप का एक फॉर्म, रीड ऑनली टाइप का फॉर्म होता है जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो अपनी परचेज़ की। उसको फिर आप रिकन्सिलेशन कर सकते हो अपनी परचेज़ से कि क्या उस पर्सन ने सारे इन्वॉइसेस दिखा रखे हैं, जितनी परचेज़ आपने कर रखी है क्या उसने सारे इन्वॉइसेस वहाँ अपनी GSTR 1 में डाल दिए हैं, तभी तो वो आपकी परचेज़ में दिखेंगे। अगर आप रिकन्सिलेशन करेंगे और आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि अरे ये वाला इन्वॉइस नहीं डाला है, तो आप उन्हें कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि ये वाला इन्वॉइस तो नहीं अपलोड हुआ है। तो 2A में जो भी आपके सप्लायर्स गोपीचंद जी जितने भी GSTR 1 में राजू के नाम का जितने भी सेल डालेंगे, तो राजू के 2A में वो ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगा कि गोपीचंद ने डाल दिया है। 2A में हम हमेशा 2A की कोई ड्यू डेट नहीं होती। 2A में एक सप्लायर जो होता है वो हमेशा इन्वॉइसेस डालता रहता है। अगर 23 तारीख को हुआ है, 23 को अगर उसने कुछ किया तो 23 को डाल सकता है, 27 को डाल सकता है, 12th को डाल सकता है, 10th को डाल सकता है, कभी भी वो सारे जितने भी इन्वॉइसेस हैं वो डाल सकता है। बात आती है 2B पे। 2B भी परचेज़ के लिए ही होती है। 2B भी ऑटो जनरेटेड होती है। 2B भी अपने आप ही जनरेट हो जाती है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि 2B के ऊपर एक ड्यू डेट का बाउंडेशन है। 2B 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ही सारी इन्फॉर्मेशन लेती है। सोच के देखिए, अगर गोपीचंद जी अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे तो वो कब तक करेंगे? वो 11th ऑफ द मई तक करेंगे। उन्हें भी अप्रैल का फाइल करना है, नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं, 1 मई से 11th मई तक कर सकते हैं। तो उन्होंने 11th मई तक डाल दिया। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने 2 दिन का एक्सटेंशन दिया हुआ है कि हम कह सकते हैं कि 13th तक वो अपनी GSTR 1 में जो डालना चाहे, मतलब जो इन्वॉइस डालना चाहे वो डाल सकते हैं। 13th तक जो उन्होंने डाला होगा वो 13 को 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब सोच के देखिए, परचेज़ की इन्फॉर्मेशन तो मैं कह रही हूँ वो कभी भी डालते रह सकते हैं, वो कभी भी अपलोड करते रह सकते हैं। अब मान लीजिए कोई इन्वॉइस उन्होंने 14 को किया है तो वो 2B में शो नहीं होएगा, लेकिन वो 2A में शो हो जाएगा, क्योंकि 2A
एकदम कोई बाउंडेशन नहीं है। 2A में हमें हमेशा आप परचेज़ के इन्वॉइसेस डाल सकते हो, लेकिन 2B सिर्फ 13 तक के लेगी। 13 के बाद वाले वो नेक्स्ट मंथ में कैलकुलेट करने लग जाएगी। जब आप नेक्स्ट मंथ का परचेज़ देखेंगे आपको वो इन्वॉइसेस तब नज़र आ जाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर मंथ में अब नज़र नहीं आएंगे क्योंकि 13 को वो ब्लॉक हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2B कि 13 को जितना भी आपने परचेज़ का इन्वॉइस डाल दिया वही है। लेकिन इसमें फिर हमें इतना टेंशन लेने की बात क्यों आ जाती है, वो सोचने की बात है, क्योंकि जो भी परचेज़ के इन्वॉइसेस 2B में आ गए आप ITC सिर्फ उन्हीं में ही ले सकते हैं, आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, राजू ने जो सेल की थी वो 50 लाख की थी, तो GSTR 1 में 50 लाख दिखाया। राजू ने जो परचेज़ की थी वो 38 लाख की थी, तो उसने जो सोचा था कि 30 लाख का हमें परचेज़ दिखेगा, लेकिन गोपीचंद ने जो इन्वॉइसेस चढ़ाए वो सिर्फ 25 लाख के चढ़ाए, तो उसके 2B में कितना शो होएगा, 25 लाख शो होगा। तो अब वो जो ITC जैसा बेनिफिट है वो किस पे ले पाएगा, 30 लाख पे ले पाएगा या 25 लाख पे ले पाएगा? वो 25 लाख पे ले पाएगा। तो इसीलिए हम चाहें तो उन्हें कांटेक्ट करके कह सकते हैं, मिस्टर गोपीचंद जी प्लीज़ जल्दी से हमारे परचेज़ के इन्वॉइसेस अपलोड कर दीजिए, 13 से पहले कर दीजिए, सो दैट मैं इसी मंथ में इसका ITC क्लेम कर सकूं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट GSTR 1, 2A एंड 2B। 2A and 2B is for purchase, GSTR 1 is for sale and 2 and 2B is the auto populated। वहाँ आगे से खुद से जनरेट होती है, हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं उसमें। इसके बाद जो आता है, देखिए मैंने आपको बताया था डिवाइडेशन करके कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर लेंगे इन्फॉर्मेशन एंड टैक्स पेमेंट में, और इन्फॉर्मेशन को भी 2 डिवाइडेशन किया था, सेल एंड परचेज़। तो मैंने सेल का इन्फॉर्मेशन दे दिया, परचेज़ की भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, ITC की भी मैंने बात कर ली है कि जितना 2B में परचेज़ के इन्वॉइसेस होंगे उसी पे ही हम ITC ले सकते हैं। तो अब हमारे पास बच जाता है टैक्स पेमेंट की बात। 3B जो है हमारी वो टैक्स पेमेंट की बात करती है। 3B के अंदर हम एक्चुअल में टैक्स पेमेंट करते हैं, उससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, हम कोई टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे थे। 3B के अंदर आप सिंपली जाके उसके कंपोनेंट्स जो गिवन है उसमें जाके आप एक फ़िगर डाल देंगे, जो फिगर आपके GSTR 1 में शो हो रहा होगा, GSTR 2A 2B में शो हो रहा होगा। जैसे GSTR 1 में आपने जब फाइलिंग की होगी, सबमिट किया होगा, तो एक सेल का टर्नओवर का आपके पास आ रहा होगा कि इतना है आपकी सेल, तो आप 3B में जाके डायरेक्टली वो फिगर आप डाल देंगे कि मेरा इतना सेल बना है। एग्जैक्ट फिगर खुद से लिखना होता है, ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होता है। परचेज़ में आप खुद से लिखेंगे कि मैंने इतने का परचेज़ किया है, फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कितना क्या ITC है, एंड देन आपका पेमेंट कितना आपको करना है, एंड आप वहाँ पे जो टैक्स का पेमेंट है थ्रू 3B आपको ये करना होता है। 3B की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। वही वाला सिनेरियो है, अप्रैल का है तो अप्रैल में तो टैक्स पे नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वो नेक्स्ट मंथ में करेंगे, सो दैट पूरे अप्रैल का पेमेंट कर सकें। तो अप्रैल की पेमेंट मई में होने वाली है, तो मई की 20th को आपका लास्ट डेट होता है 3B को फाइल करने का। तो 11th को आपकी GSTR 1, 2B के लिए 13, 2 दिन एक्सटेंड कर दिए, और उसके बाद 7 दिन आपको और दिए हैं पेमेंट के लिए कि ठीक है 7 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दीजिए, 3B को फाइल कर दीजिए। तो ये आपकी थी GSTR 1, 2A, 2B एंड 3B। एक और इंट्रोड्यूस्ड हुई है GSTR 1A। 1A के बारे में सबसे एंड में बात करेंगे, बिकॉज वो डिस्क्रिपेंसी को लेकर है एंड एक ऑप्शनल स्कीम है, अभी इंट्रोड्यूस हुई है। हम लोग पहले QRMP देखते हैं जो कि हमारा GSTR 1 से लिंक था, एंड फिर हम इफ़ फैसिलिटी देखेंगे जो कि QRMP से रिलेटेड है। तो चलिए इसे देखते हैं। वन मोर थिंग इज़ दैट जो आपको 3B में पेमेंट करनी होती है वो करनी होती है ऑनलाइन मोड में। तो आप कर सकते हो NEFT से, RTGS से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। अब बात आती है QRMP की। QRMP की फुल फॉर्म होती है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है कि आपको जो रिटर्न है वो फाइल करनी है क्वार्टरली, दैट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो क्वार्टरली प्रोवाइड करना है, लेकिन पेमेंट जो करना है वो मंथली करना है। क्योंकि सोच के देखिए, अगर 3 मंथ्स का पेमेंट कलेक्ट हो जाएगा तो 3rd मंथ के बाद आपके ऊपर कितना बर्डन हो जाएगा। जबकि QRMP स्कीम है वो एक बेनिफिशियल स्कीम है जो कि आपकी कंप्लाइंस को कम कर देती है और आपको एक ईज़ देती
लेती है। तो यहाँ टैक्स को एक साथ कलेक्ट करना ईज नहीं होता, इसलिए पेमेंट जो है वो मंथली जाएगी, लेकिन आपका रिटर्न जो फाइल है, जो जितने भी कंप्लाइंस हैं वो सारे आप क्वार्टरली कर सकते हो। कौन लोग ये QRMP स्कीम ले सकता है? जिस भी पर्सन का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स अगर आज फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 हो गया, उसके अंदर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप QRMP स्कीम के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ में इसकी ड्यू डेट्स देखिए इसमें अलग हो जाती हैं। जस्ट बिकॉज जब आप GSTR मंथली फाइल करते हो तो आपका ड्यू डेट 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ रहता है। तो अब तो आपका जो क्वार्टरली जाने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर राजू क्वार्टरली जाना चाहता है तो अप्रैल टू जून का उसको रिटर्न जो भरना है, अगर वो QRMP से है वो जुलाई में भरना होगा, जब उसका पूरा क्वार्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ड्यू डेट होता है 31st, दैट मीन्स द लास्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। दैट मीन्स अप्रैल से जून का अगर मैं देखूं तो उसको फाइल करना होगा 31st ऑफ जुलाई तक। अगर जुलाई टू सितंबर देखूं तो 31st ऑफ अक्टूबर तक करना होगा। तो यहीं पे आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अगर आप अक्टूबर टू दिसंबर या जनवरी टू मार्च की अगर रिटर्न की बात करें QRMP में तो आपकी ड्यू डेट क्या होंगी। ये तो था कि इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करानी है वो हमें क्वार्टरली प्रोवाइड करानी है, बट व्हाट अबाउट टैक्स का पेमेंट? वो तो मंथली होने वाला है, और जनरली जब GSTR 1 मंथली जाता है तो हम 3B में 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को हम लोग पेमेंट करते हैं। तो क्या QRMP में भी सेम होने वाला है? तो आंसर इज़ नो। यहाँ पे जो आपका पेमेंट होता है वो 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है, और PMT 6 के अंदर आप चालान भरकर अपना पेमेंट करते हैं। क्या QRMP में PMT 6 के अंदर आप पेमेंट करते हो फॉर द नेक्स्ट मंथ का 25th को। तो अब देखिए जब अप्रैल टू जून आप QRMP में जाएंगे तो अप्रैल मंथ का जो पेमेंट है वो 25th मई को करेंगे, मई वाले का 25th ऑफ जून करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जून का पेमेंट आप कब करेंगे। ये थी हमारी QRMP स्कीम जो कि हमारे टैक्स पेयर्स को थोड़ा ईज प्रोवाइड कराती है। QRMP के अंदर ही दो चीज़ और आती हैं, वो आता है सहज एंड सुगम। देखिए QRMP एक स्कीम है जिसके अंदर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी हमें चूज़ करने का ऑप्शंस मिलते हैं। क्या हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसे एज अ सहज रिटर्न ले सकते हैं या एज अ सुगम रिटर्न ले सकते हैं। सहज वो होती है जिसके अंदर मान लीजिए कोई बिज़नेस ऐसा है जो सिर्फ डील करता है कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता है, वो कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर ई-कॉमर्स के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड डीलर को कुछ ऐसा नहीं करता। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो इस टाइप का बिज़नेस कर रहा है जिसमें वो डील केवल B2C में कर रहा है, सिर्फ इनवॉइसेस B2C वाले हैं, तो वो सहज के लिए जा सकता है। लेकिन अगर वो और चीज़ों में भी डील कर रहा है जैसे कि B2B एंड B2C में कर रहा है, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा और साथ ही साथ में इंपोर्ट नहीं कर रहा कोई भी सर्विसेज को या इंपोर्ट ISD सर्विसेज को, तो ऐसे केस में वो सुगम के लिए जा सकता है। QRMP के अंडर ही ये दोनों रिटर्न फॉल करती हैं, और QRMP के अंडर ही आपको ये सिलेक्शन करना होता है कि आप सहज के लिए जा रहे हैं या सुगम के लिए जा रहे हैं, नॉर्मल रिटर्न के लिए जा रहे हैं। इसकी जितनी भी ड्यू डेट्स होंगी वो एग्जैक्टली सेम होगी QRMP वाली ही, इसमें कुछ अलग नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उस रिटर्न को नाम दे दिया है, कुछ भी अलग नहीं है। उसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, उसी तरीके से सारे कुछ डिटेल्स देनी है, उसी तरीके के सारे कॉन्सेप्ट है। इट्स जस्ट दैट आप केवल B2C में डील कर रहे हो तो गो फॉर सहज, अगर B2B एंड B2C में कर रहे हो, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हो तो गो फॉर सुगम। हमारे पास आता है इफ़ फैसिलिटी, दैट मीन्स IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये फैसिलिटी यूसेज किसका होगा? क्या हम GSTR 1 जो मंथली फाइल कर रहे हैं उनके लिए यूसेज होगा? तो आंसर इज़ नो, उनके लिए यूसेज नहीं होगा। ये इसका यूसेज होगा जो लोग QRMP स्कीम में हैं। बेसिकली इन्वॉइसिंग को फर्निश करने का फैसिलिटी कब होगा? जब आप इन्वॉइस फर्निश नहीं कर रहे होंगे। कब नहीं कर रहे हो आप QRMP में नहीं कर रहे हो, क्योंकि QRMP में आप जब फर्निश करते हो तो आप क्वार्टरली करते हो। तो यहाँ पे आप है गैप है एक जहाँ पे आप इन्वॉइसेस नहीं डाल रहे हो, तो इस वजह से यहाँ आपका इफ़ फैसिलिटी आता है। अब सोच के देखिए, राजू जो है वो मंथली फाइल करता है, लेकिन गोपी चंद जी जो हैं वो क्वार्टरली रिटर्न में हैं। तो अब सोच के देखिए, गोपी चंद जी तो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे जून में, तब जाके वो GSTR 1 में डालेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे राजू को तो मंथली चाहिए, अपने 2A में वो परचेज़ के बिल चाहिए, तो वो कैसे होगा?
तो गवर्नमेंट कहती है कि ये वाली चीज़ ना हो, आपके कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए। बिकॉज आप अगर फाइल नहीं करेंगे तो कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है, राजू हमारा रजिस्टर्ड है, उसको अभी जीएसटी रिटर्न भरनी है तो उसको तो दिक्कत आएगी, वो आईटीसी नहीं ले पा रहा। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनके आप चाहें तो इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। आपको ऐसा नहीं है क्वार्टरली ही जाना होगा, आप डायरेक्टली जाएं पोर्टल पे एंड आप इफ फैसिलिटी का यूज़ करें एंड जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है, B2B वाले जो पर्सनस हैं वो वाले इनवॉइसेस डाल दीजिए, सो दैट जो आपके B2B वाले जो कस्टमर्स हैं उनको भी वो बेनिफिट मिल सके, वो आपसे डील करने में कतराएं नहीं, वो कहें कि हाँ भाई ये पर्सन है वो अपलोड कर देंगे, मैं इसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इफ फैसिलिटी कि वो आपको एक QRMP स्कीम के अंडर जो एक लूप होल है जहाँ पे दूसरे टैक्स पेयर्स को दिक्कत आ सकती है, तो उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए इफ फैसिलिटी है। आप अपना अपलोड कीजिए, सामने वाले के 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको भी दिक्कत नहीं आएगी और एंड में आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमारी आती है जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड GSTR रिटर्न है, वो है GSTR 1A। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो पोर्टल के ऊपर क्या होता है ना, जब भी हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्रैल का फाइलिंग कर रही हूँ तो अप्रैल में अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो मैं जब मई में फाइलिंग करने जाऊँगी, मई की फाइलिंग करने जाऊँगी, उस टाइम पे मेरे को उसको ठीक करना पड़ेगा, वो भी अमेंडमेंट्स के अंदर, जो अमेंडमेंट के बॉक्सेस बने हुए हैं उसके अंदर मुझे वो चीज़ हाईलाइट करनी पड़ेगी एंड देन करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें वक्त लग जाता है और साथ ही साथ में हम ITC में भी उतना क्लेम नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो अगले मंथ में चला गया है। तो गवर्नमेंट ने उसमें भी ईज़ दी है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कहीं कोई अमाउंट डालना भूल गए हो, कहीं कोई रजिस्टर नंबर गलत डाल दिया है, कोई भी चीज़ में आपको ऑल्ट्रेशन करनी है, गलत हो गया है, कोई कंप्लाइंस छूट गया है, तो ऐसे केस में आप फाइल कर सकते हो GSTR 1A। 1A के अंदर जाकर आप अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं उसको ठीक कर सकते हो। ये एक ऑप्शनल रिटर्न है, हर किसी को फाइल नहीं करनी है, इट्स जस्ट दैट आपसे गलती हुई है, गवर्नमेंट आपको चांस दे रही है कि जाइए उसे ठीक कर लीजिए। अब मान लीजिए गोपी चंद जी ने कोई रिटर्न फाइल की थी, राइट, और उसके अंदर राजू की जो इनवॉइस डाला वो 10 लाख का डाल दिया, लेकिन डालना 1 लाख का था, 10 एक्स्ट्रा लग गई है। तो अब क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट गलत करेगा। तो यहाँ पे गोपी चंद जी चाहें तो जाकर 1A फाइल कर सकते हैं, उस अमाउंट को ठीक कर सकते हैं। फिर वो चीज़ हाईलाइट होएंगी राजू के अमेंडमेंट वाले बॉक्स में कि मिस्टर गोपी चंद ने ये चेंजेस किए और आपके अमेंडमेंट वाले सेक्शन में देखो ये शो कर रहा है। जैसे ही वो अमेंडमेंट वाले में शो करेगा, नाउ इट्स राजूज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। जब वो चेक करेगा कि हाँ गोपी चंद जी सही कह रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट दिखा रखा था, इसको कम करना चाहिए, तो ही विल डायरेक्टली एक्सेप्ट दैट। अगर वो इस चीज़ से एग्री नहीं करता तो वो इसे रिजेक्ट कर देगा, तब उसके जो GST में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसके 2A में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिमिलरली आप जब प्रिया के लिए ये चीज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज राजू का प्रिया के साथ भी था, प्रिया इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड पर्सन, तो अगर वो मिस्टेक करता है तो वो भी ऐसा सिमिलरली प्रोसेस प्रिया के साथ कर सकता है। प्रिया फिर वहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस देंगी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं या रिजेक्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं थ्रू योर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड GSTR रिटर्न which is GSTR 1A. So finally we have completed our GST returns which is 1, 2A, 2B, 3B, QRMP, Sehet, Sugam, IF and 1A which is a newly introduced GST return. तो हमने ये बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है, कहीं कोई डाउट होता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड साथ ही साथ में सिर्फ कमियां ही नहीं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इससे मुझे पता लगता है कि आपको जो मैं इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रही हूँ वो कितना रेलेवेंट है, साथ ही साथ में वो कितना आपको हेल्प कर पा रहा है। इट्स लाइक अ मोटिवेशन टू मी कि भाई हाँ, हमें आगे भी इसी तरीके का अच्छा काम करना है और इन्फॉर्मेशन ऐसे ही डिलीवर करते रहना है। सो प्लीज रिक्वेस्ट यू टू गिव योर फीडबैक एंड स्टे ट्यून विद मी। ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी एंड हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओके, बाय।